नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 10 SST ज्योग्राफी के तीसरे अध्याय जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप सभी जितने भी जो व्यूवर्स हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भारत ने मिशन चंद्रयान जो है वो सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया है। और आज की जो अपनी जो ये वीडियो है ये इसी पृथ्वी पर जो जल संसाधन है उसके बारे में रहेगी। पहली बार जो वीडियो को देख रहा है वो अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे, और जो पहले से व्यूअर्स बने हुए हैं वो इसको ज़रूर शेयर करते रहिए। देखिए, इस टॉपिक का नाम है जल संसाधन, और परीक्षा 2024 की जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है इस टॉपिक के लिहाज से, क्योंकि 10th क्लास के जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जल संसाधन की। जैसा कि नाम से इसके स्पष्ट है, संसाधन क्या चीज़ है? वह कोई भी वस्तु जो मनुष्य के काम में आती है उसको हम संसाधन की संज्ञा देते हैं। लेकिन जल जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक संसाधन माना गया है, इसको हम जब पढ़ रहे हैं तो इसकी महत्ता जो है वो ज़रूर आपके दिमाग में आनी चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में रिसेंटली हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, मनाली की बात करते हैं, जिसमें इसी जल ने बहुत भारी तबाही मचाई है। हालांकि पंजाब और हरियाणा के काफ़ी सारे इलाके भी इससे प्रभावित हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि कैसे ये जल हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। मनुष्य अपने छोटे से छोटे काम जो हैं उनको लेकर अपने इस जल का ही प्रयोग करता है, चाहे वो उसकी घरेलू आवश्यकताएं हों, चाहे वो औद्योगिक आवश्यकताओं के रूप में इसका प्रयोग करे, वो इसका प्रयोग किए बिना नहीं रह सकता। हम एक आम आदमी की औसत बात करें तो एक आम आदमी पानी का प्रयोग किस किस रूप में करता है, आप सभी इसको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? जल संसाधन क्या है, जल दुर्लभता क्या है, जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे किया जाता है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं, और वर्षा जल के संग्रहण के। इन 5 टॉपिक्स में मैंने जो भिवानी बोर्ड ने इस सिलेबस को अपडेट किया है उसी अकॉर्डिंग मैं आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन आपके लिए इस पार्ट को समझना बहुत आवश्यक है, तभी आप इसके नेक्स्ट पार्ट को समझ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट और एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज हम इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल संसाधन की। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मनुष्य को इस धरती पर जो पानी है वो कहाँ से मिलता है। देखिए, 2 तरीके के पानी की हम बात करते हैं यहाँ पे। एक तो वो पानी जो मनुष्य के स्वच्छ जल या पीने के काम में आता है उसकी, और एक ऐसा पानी जिससे इस धरती का लगभग 70% से ज़्यादा भी जो हिस्सा है वो ढका हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लवणीय और अलवणीय जल की। तो इस धरती के ऊपर महासागरों के रूप में जो लवणीय जल पाया जाता है वो है 96.5%, और अलवणीय जल जो है या स्वच्छ जल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। ये जो महासागरों में 96.5% पाया जाता है, तो ये 2.5% कहाँ पाया जाता है? ये नदियों में और हिमानी या बर्फ़ के पिघलने से अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है उनसे जो हमें पानी प्राप्त हो रहा है, भौम जल जो प्राप्त हो रहा है, उसी की हम बात करते हैं इस 2.5% पानी की। देखिए, कहने को तो बहुत छोटी सी बात हमें लग रही है कि इस धरती पर पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पानी सारा का सारा हमारे काम में तो नहीं आ रहा ना, वो पीने के पानी के रूप में हम इस्तेमाल उसका नहीं कर सकते। तो फिर क्या हमारे पास सॉल्यूशन है? हाँ, ये बात भी सही है कि जल एक चक्रीय फॉर्म के रूप में रहता है। चक्रीय फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे इस धरती के ऊपर जो पानी आता है वो बारिश के रूप में आता है, और अगर मैं बात करूं भारत जैसे देश की तो इसमें पूरे विश्व की जो वर्षा होती है उसका मात्र 4% हिस्सा भारत प्राप्त करता है। मैं वार्षिक वर्षा की बात कर रहा हूँ। तो पानी समुद्रों, सागरों, महासागरों से वाष्पीकरण के द्वारा बादलों के रूप में, संघनन के रूप में फिर इस धरती पर वापस आ जाता है। तो इस तरह ये चक्रीय फॉर्म में चलता रहता है। तो NCERT की जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बातें कवर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जो ये स्वच्छ जल जो है ये 2 तरीके से, एक तो सतही अपवाह और दूसरा भौम जल, इन 2 स्रोतों से हमें प्राप्त होता है। जो बारिश का पानी रिस कर ज़मीन के नीचे जाता है, और बर्फ़ का जो पिघला हुआ पानी है वो नदियों के द्वारा हमारे पास जो आता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एक तथ्य दिया है, और वो तथ्य ये है कि सन 2025 तक भारत में लगभग 25 या फिर अगर मैं आपके इसकी बात करूं 20 करोड़ इसमें लिखा हुआ है, तो 20 से 25 करोड़ तक की जो आबादी है वो पानी की जो कमी है उसको झेलने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
आप और हम लगातार इस पानी का दोहन बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं बचेगा। जैसे आज आप पानी बाहर जब घूमने जाते हो तो बिस्लरी की बोतल खरीदते हो पानी को पीने के लिए, ठीक वैसे ही आने वाले टाइम में प्रत्येक घर में जो पानी होगा वो लिमिटेड मात्रा में मिलेगा। 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर मैक्सिमम इतना, और हो सकता है वो डे के अकॉर्डिंग हो या वीक के अकॉर्डिंग हो, बट होने वाली कंडीशन यही है। अगर हमने इस पानी को ख़राब होने से नहीं बचाया या इसका अत्यधिक दोहन किया तो इसके रिजल्ट हमें भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। पहला पॉइंट मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। जल संसाधन में क्वेश्चन ये बनता है कि जल संसाधन क्या होते हैं, तो आपको बताना है सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त ऐसे साधन जिनसे हम स्वच्छ जल की प्राप्ति करते हैं, उन सभी को जल संसाधन की संज्ञा देते हैं। हालांकि इसमें नदियाँ, झील, तालाब, समुद्र, महासागर ये सब इसमें शामिल होते हैं, लेकिन अगर मैं पीने के पानी या स्वच्छ पानी की बात करूँगा तो आप इसमें से 2 ही बातें लिखनी है आपको, सतही अपवाह और भौमजल। ये इन 2 से ही हमें ये अलवणीय जल प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जल दुर्लभता क्या है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था मनाली का, हिमाचल प्रदेश का, तो वहाँ पर देखो पानी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। सभी जगह पानी पानी था, लोगों की घर, गाड़ियाँ सब वेस्ट हो रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उसमें उसका जो कारण है वो प्राकृतिक भी है और मानवीकृत भी है। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है कई जगह पे, कई क्षेत्रों में, लेकिन जब भी हम जल की कमी की बात करेंगे, दुर्लभता की बात करेंगे, तो हमारे दिमाग के अंदर एक ही जो इमेज बनती है वो आती है राजस्थान की। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, सूखा हुआ क्षेत्र है। तो हम वहाँ पे क्या विजुअलाइजेशन करते हैं कि लोग जो हैं कोसों मील दूर चलकर, पैदल चलकर पानी, पीने का पानी जो है वो लेके आते हैं। और आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में 3 फोटो आपको दिखाई गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये 3 फोटो कौन कौन सी हैं। ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो पहली जो इमेज है, इस इमेज के अंदर आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। पहली जो इमेज है, इस इमेज के अंदर एक लड़का बारिश के पानी में, यानी बाढ़ के पानी के अंदर पीने का पानी इस बोतल के अंदर भरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन पीने के पानी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर सेकंड में यहाँ पे जम्मू कश्मीर का सीन है। इसमें एक महिला अपने सर के ऊपर ये मटका लिए हुए पीने का पानी लेने जा रही है, और इधर हम देखते हैं बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो कतार बनाकर खड़ी हुई हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो इन तीनों इमेजेस से हमारे माइंड में क्या चीज़ आती है कि जल दुर्लभता जो है, जल की जो कमी है वो डेफिनेटली होने वाली है और है भी अभी भी। हम बात करते हैं कि ये जो जल दुर्लभता है इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं शाब्दिक रूप से इसकी बात करता हूँ तो शाब्दिक रूप में आप इसको कह सकते हो भी जल की कमी होना ही जल दुर्लभता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी की जो कमी हो रही है वो पानी की कमी किस वजह से होती है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अतिशोषण, जी हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ भी हम ज़्यादा पानी वेस्टेज कर रहे हैं, तो वो क्या है, इसका अतिशोषण ही है। जहाँ हमें 1 बाल्टी पानी चाहिए होती है, हम 3 बाल्टी उसका यूज़ करते हैं और वो वेस्ट जाता है, तो ये अतिशोषण हुआ कि नहीं। तो ये भी जलता की कमी का एक कारण माना गया है। दूसरा, अत्यधिक प्रयोग। एक तो हम उसका शोषण तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो भी जल दुर्लभता का एक कारण माना जाता है। तीसरा, देश के विभिन्न भागों में इसका जो असमान वितरण है वो भी क्या माना गया है, जल दुर्लभता का कारण माना गया है। जी हाँ, देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक तरफ आप मेघालय के क्षेत्र में चले जाइए, असम में चले जाइए, वहाँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के अंदर आप देखो बारिश की भारी मात्रा मिलती है। दूसरी तरफ राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल ही कम बारिश होती है। लेह का जो क्षेत्र है वहाँ पे कम बारिश होती है। तो पानी का असमान वितरण भी तो है ना ये, तो ये सारे के सारे फैक्टर काम करते हैं जल दुर्लभता के अंदर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं इन सभी को मान रहा हूँ। आप देखिए, अत्यधिक व बढ़ती जनसंख्या। लोग करते क्या हैं, जितने ज़्यादा इस धरती पर ज़्यादा इंसान होंगे वो जल संसाधनों पर दबाव बढ़ाएंगे, और जितने जल संसाधन ज़्यादा यूज़ होंगे तो वो पानी की कमी तो डेफिनेटली आने वाली है। कुछ एक सालों तक हम स्वच्छ पीने का पानी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या आने वाली पीढ़ी को इस स्वच्छ और मीठे पानी का जो स्वाद है वो ले सकेंगे वो पीढ़ी? बिल्कुल भी नहीं। तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और ये जो जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या है, ये भार या वजन डालती है इन्हीं जल संसाधनों पर। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको खाने के लिए भोजन भी तो चाहिए ना, और भोजन चाहिए तो कृषि का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे ही सिंचाई शब्द का जिक्र आता है तो सिंचाई का मतलब है पानी का प्रयोग करना। तो ज़्यादा सिंचाई के लिए भी क्या होगा, पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और फलस्वरूप इसका हुआ क्या, पानी की कमी हमारे सामने आएगी। तो तीसरा पॉइंट इसमें मैं लेके चला हूँ औद्योगिकरण और शहरीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन
और अर्बनाइजेशन, ये 2 फैक्टर और माने गए हैं। देखो, उद्योगों में पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक तत्व माना जाता है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं गन्ने उद्योग की बात करता हूँ, शुगर मिल की बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, पानी की डिमांड होती है ज़्यादा। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के लिए लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट को अर्न करने के लिए क्या करेंगे, अपने इन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाएंगे और फलस्वरूप पानी की कमी को झेलने के लिए हम जैसे जो सामान्य जो लोग हैं वो इसकी कमी को ज़रूर महसूस करेंगे। दूसरा फैक्टर आता है शहरीकरण। शहरों में गाँव के बजाय ज़्यादा पानी यूज होता है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, बड़े बड़े आप सिटीज़ की बात करते हो तो वहाँ पे लोगों ने क्या ट्रेंड किया हुआ है, या तो गोल्फ कोर्स वो बनाते हैं, गोल्फ कोर्स जहाँ पे वो स्टिक लेके वो गेम खेलते हैं गोल्फ वाला, तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया, वास्ट एरिया चाहिए और उसमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा शहरों में, और एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्विमिंग पूल का कंसेप्ट चला हुआ है, प्रत्येक घर में आजकल स्विमिंग पूल होने लगा शहरों के अंदर, तो वो भी तो क्या है, पानी की क्या होगा, एक तरह से पानी का नुकसान ही तो हो रहा है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा जल दुर्लभता। ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी जो MNCs जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, वो औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई हैं और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इन जल संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। फिर एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जल विद्युत। जी हाँ, देखो, ऊर्जा की प्राप्ति जो हमें हो रही है वो इसी पानी से हो रही है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या हमें बिजली का उत्पादन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस ऊर्जा के उत्पादन के लिए या जल विद्युत जो है, इसके लिए भी तो इस पानी पर बोझ बढ़ रहा है भाई, और फलस्वरूप पानी तो बहुत होगा, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पानी है, लेकिन वो पानी जो है वो नेक्स्ट जो किसी न किसी कारण से वो खराब हो चुका है। अब कौन से कारण हो सकते हैं, उसमें आप शामिल करते हो जो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट हैं उनको, रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, कीटनाशक पदार्थ होते हैं, या उर्वरक जो होते हैं, इन सभी की हम बात करते हैं। ये क्या करते हैं, इस पानी की जो गुणवत्ता है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। तो ये बातें आपकी इस NCERT की टेक्स्ट बुक के अंदर ही थी, वो सारी की सारी मैंने आपको बताई हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ कि इन सब बातों के बावजूद पेपर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए जल संसाधन क्या है, और या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धरती पर जो पीने का जो स्वच्छ पानी है उसका स्रोत क्या है, वो कितना प्रतिशत है। प्रतिशत शायद आपसे कम पूछने के चांसेस हैं, लेकिन जल संसाधन के जो स्रोत है वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जल एक किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरण है, अनवीकरण योग्य है, चक्रीय फॉर्म में होता है, ये सारे क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जल दुर्लभता क्या है, यानी जल की कमी क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं। जल दुर्लभता के कारण क्या हैं, और किन किन तत्वों के कारण, किन किन कारकों के कारण जल दुर्लभता का परिणाम हमारे सामने आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जल संरक्षण व प्रबंधन की। तो आप मुझे बताइए कि पानी का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इतनी सब बातें सुनने के बाद आपके दिमाग में ये तो जरूर आ चुका होगा, यदि आज हमारे हालात ऐसे हैं कि 2025 से 30 इन सालों के बीच में पानी की 20 से 25 करोड़ लोग कमी महसूस करने वाले हैं, तो इसका मतलब रिजल्ट डेफिनेटली हमारे सामने बहुत भयानक आने वाले हैं। तो हमें आज से ही, अभी से ही सचेत रहना पड़ेगा। जल है तो कल है, यानी कि हमें इस पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। और जल का जो संरक्षण होगा उसके सभी के अपने अपने ट्रेडिशनल तरीके हो सकते हैं। हालांकि आजकल इसका प्रचार प्रसार काफ़ी किया जा रहा है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं, बट फिर भी हमें कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जाकर इसका संरक्षण करने की ज़रूरत है। तभी जाके हम ये कह सकते हैं कि भी हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस स्वच्छ जल को बचाया है। और आपको सभी को पता है, अगर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो वहाँ पर पानी की क्या वैल्यू होती है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम जल संरक्षण के जो तरीके हैं या जो मेथड्स हम अपना रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है। देखो, सभी ने अपने अपने लेवल पे ट्राई करना है कि पानी को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। कम पानी यूज हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो या फिर मैं आम आदमी की बात करूँ, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की बात करूँ, उन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका सही तरीके से प्रबंधन करना, मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना। तो वो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो हमें पानी का किस तरह यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, और इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। जैसे खेतों की मैं बात करता हूँ, किसान जो हैं वो अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़्यादा सिंचाई का क्षेत्र की बात करते हैं। बहुत सारे स्टेट है जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, सिंचाई
सिंचाई के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं, तो क्या उन तरीकों में से कुछ तरीके ऐसे हैं जहाँ पे पानी कम लगे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है। या मैं बात करता हूँ जल का जब हम सिंचाई के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो टेक्निक्स जो हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लिया जाए ताकि कम पानी यूज़ हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आजकल घरों में जब हम पानी के लिए मोटर चलाते हैं और जब टंकी के अंदर जब पानी भर जाता है, वो पानी बाहर ना निकले, तो उसके लिए सायरन लगा देते हैं। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव स्टेप्स है। इसी तरह के और स्टेप्स हमें भी उठाने पड़ेंगे ताकि हम इस पानी को बचा सकें। फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मैं जो करवा रहा हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि इसके लास्ट में अगर मैं इसी चैप्टर को लास्ट में देखता हूँ तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे कि यहाँ लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं ये क्वेश्चन ही देख रहा था। इसमें लिख रखा है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यानी जो असमान वितरण की हम बात कर रहे हैं, इसी की ये बात कर रहा था। ठीक है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो ये जो है, जैसे जल किस प्रकार एक नवीकरण योग्य संसाधन है, ये 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें लिख रखा है जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है बहुउद्देशीय निधि परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियां, जो कि हम कल वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसमें से यही क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट्स अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल मैंने इतनी जो चीज़ें आपको बताई हैं, ये आप ना किसी गाइड से, ना किसी दूसरे तरीके से, बल्कि आप अपनी इस NCERT की जो टेक्स्ट बुक है इसको पढ़िएगा और आप अपने तरीके से इन सवालों के जो जवाब है वो दे सकते हैं। क्योंकि भिवानी बोर्ड की एक स्ट्रेटजी मैंने देखी है, आप गाइड वाला बच्चों को रटवाओगे या गाइड वाला बच्चे रट के लिख के आएंगे तो उसमें नंबरिंग नहीं होती, बच्चे नंबर कम लेके आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो चीज़ें आप समझ चुके हो अपनी इस NCERT किताब से, उन्हीं को आप अपने शब्दों में अच्छे तरीके से मैनेज करके लिखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फिलहाल आज के अपनी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को 1-2 बार और प्ले करके देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब से आपको लगातार इस चैनल पे ये वीडियो मिलते रहेंगे। बीच में किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए मुझे खेद है, और आने वाले टाइम में मैं आपको एग्ज़ाम से पहले सारा ये सिलेबस कवर करवा दूँगा। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। आप बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।